हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडू कार्ड सैम्पल पेपर 7 के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो यानी कि सैम्पल पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ बहुत जल्द ओसवाल और अरिहंत के सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लोगे, क्योंकि अभी सारे के सारे एग्जामिनेशन में हम लोग धूम मचाने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल। यानी कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं। तो सिंपल सा इसका रीजन है, चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, कि जैसे ही सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो वो उसके साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो जाता है और सिंपली क्या करता है, सिल्वर और क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है, इससे उसे रोकने के लिए सिंपली हम लोग उसको क्या करते हैं, एक डार्क कलर बॉटल में हम लोग सिंपली रखते हैं। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का कहाँ बात होगा यार। बी पार्ट में टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हाँ बिल्कुल, डिकम्पोजिशन रोकने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सी पार्ट में टू प्रोमोट डिकम्पोजिशन, नहीं डिकम्पोजिशन प्रोमोट करने के लिए नहीं। और डी में ऑल ऑफ दिस, तो यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आओ। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस। दो एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का, है ना। जैसे अब मीथेन देखो, इथेन देखो, प्रोपेन देखो, ब्यूटेन देखो, ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में आते हैं। तो सबके बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 ग्रुप का है ना। और कार्बन का मास आपको पता है 12 होता है, और CH2 दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 तो दो हाइड्रोजन का 2, तो 12 और 2 14, यानी कि 14 यूनिट का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कितना सिंपल है। थर्ड में देखो क्या है, इकबाल वॉज कंफ्यूज्ड एंड डिड नॉट नो हाउ टू ड्रॉ द करेक्ट फिगर ऑफ जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है कि प्लांट का मूवमेंट टुवार्ड्स अर्थ, है ना, ऐसे बोल सकते हो, या फिर टुवार्ड्स लैंड ऐसे बोल सकते हो टिम्पली, ठीक है, या टुवार्ड्स सॉइल बोल सकते हो आप। ठीक है, सो ही हैज ड्रॉन 3 फिगर एज शोन बेलो। ठीक है, 3 फिगर आपको दिख रहा है। ए वाला तो बिल्कुल सही है, बी वाला में कहाँ ऊपर भाग रहा है यार उसका, तो वो गलत हो गया। सी वाले पार्ट में रूट तो नीचे जा रहा है बट सूट जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो कि नीचे की तरफ है, तो गलत है। तो विच अपीयर द मोर एक्यूरेट एंड वाई, है ना। तो वाई के लिए का यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई के फॉर्म में इसका आंसर करना है। बस हमारे पास 4 ऑप्शन है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो बस वाई का आंसर तो हमें नहीं देना, है ना। तो कौन सा दिख रहा है, केवल 1 में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो रूट जो है वो सिंपली कहाँ जा रहा है, जमीन की तरफ जा रहा है, और सूट जो है उसका जो बाकी पार्ट है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, टुवार्ड्स सन आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छी बात है। फोर्थ पार्ट में वो क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड एज सून। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को सिंपली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या फिर ऐसे ही सिंपली रखा गया है। ठीक है, डायरेक्शन बना दिया गया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो नॉर्थ साउथ के ही कोई डायरेक्शन में रखा गया है। बस देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन शुड करंट बी पास्ड। तो किस डायरेक्शन में करंट पास करेगा। ठीक है, इन द कंडक्टर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सिंपली रिलेटेड है किसके, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड सामने लाओ। ठीक है, आपके मतलब स्कूल के टीचर ने आपको बताया होगा राइट हैंड थंब रूल आपको कैसा चाहिए। अगर सिंपली आप स्ट्रेट लाइन में रखते हो ना, तो आपको बनाना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आपको बनाना है कैसा, क्लॉकवाइज आपको बनाना है। तो आपको पता है कि थंब जो होता है वो फिंगर करता है किसको, जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन को सिंपली शो करता है, और जो कर्ली फिंगर होते हैं वो किसके डायरेक्शन को शो करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं। तो जब अगर आप सीधा ऐसे हाथ को रखे रहोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंपली मूव करेगा। आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है तो अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, और तब जाकर देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके जो कर्ली फिंगर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उस बेस पे आप बोल सकते हो कि आपका थंब जो है इनवर्ड यानी नीचे की तरफ सिंपली पॉइंट कर रहा है, और नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में सिंपली वो पॉइंट करेगा। तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है नॉर्थ टू साउथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा है, राइट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन था।
फिफ्थ में आप देखो क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इन्फिनिटी होता है भाई। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है, बचपन से मतलब क्लास 10th में जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था ठीक है। तो एक प्लेन मिरर का कितना होता है, तो सिंपली इन्फिनिटी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सिक्स पार्ट में आओ क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल, है ना, एक वायर है जिसका लेंथ एल है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है कैरिंग अ करंट आई, जिसमें सिंपली करंट कितना फ्लो करता है, तो आई करंट फ्लो करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। एक वायर है, लेंथ एल दिया हुआ है, उसमें करंट आई पास कर रहा है और उसका मैग्नेटिक फील्ड बी है, इज गिवन बाय फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर। तो एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने आज तो पढ़ा ही नहीं है, हमारे टीचर ने आज तो पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपल सा है कि ये जो है आपके बुक में है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे दिया क्यों है, ये आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे, ये बस आपको डराने के लिए दिया है। क्वेश्चन पढ़ो समझ में आ जाएगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और जब कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उसके बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। ये तो सिंपल मैथ्स है कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है ना। परपेंडिकुलर होता तब ना दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता। यहाँ तो हमें दिया पैरेलल है, और पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो सिंपली उसमें पुट कर दो एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो उस बेस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना एक्सपीरियंस होगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। या सिंपली आप याद रखोगे कि जब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है ना, तो उस केस में जो फोर्स लगता है वो 0 लगता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आओ क्या है, एज पर माइकल फैराडे। अगर हम लोग माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग माने, है ना, तो माइकल फैराडे ने क्या दिया था, तो ये सिंपली इन्होंने दिया था लेफ्ट हैंड रूल, है ना, यही दिया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट ये माइकल फैराडे है, तो फैराडे ने दिया था राइट हैंड रूल, ठीक है। चलो, द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा फोर फिंगर है और फिर मिडिल फिंगर है और उसके साथ साथ थंब है, वो इंडिकेट करता है किसके डायरेक्शन को। चलो देखो, इसको मैं सिंपली याद रखता हूँ मदर फादर चिल्ड्रन से, यानी कि जो फोर फिंगर है मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, तो सिंपली दिया है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में। फिर है उसके बाद मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को शो करता है, तो करंट कौन सा है, तो दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मदर फादर चिल्ड्रन ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मिडिल फिंगर जो है करंट को शो करेगा, और थंब जो है वो सिंपली किसको शो करेगा, फोर्स को, है ना, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है उसके बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 में आया जाए, चलो 8 में आते हैं। इन अ स्टडी इट वॉज फाउंड दैट, है ना, एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि फ्यूज्ड एयर लोब्स वेयर फाउंड इन द मोर नंबर्स, है ना, विथ अ पॉपुलेशन रादर दैन द फ्री एयर लोब्स, है ना, यानी कि जो एयर लोब्स होते हैं, है ना, ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का है ना, सिंपली नहीं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का तो नहीं है, ये आपका है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें जो वेरिएशन होते हैं ना उसी के डोमिनेंट और रिसेसिव वो टॉपिक से सिंपली है, ठीक है। इन अ स्टडी, एक स्टडी में पाया गया है, क्या पाया गया है कि फ्यूज्ड एयर लोब्स जो हैं, ठीक है, वेयर फाउंड मोर इन नंबर, ज्यादा नंबर में पाए गए हैं, विद इन अ पॉपुलेशन रादर देन फ्री एयर लोब्स, यानी फ्री एयर लोब्स जो है वो कम होता है और जो जुड़ा हुआ होता है फ्यूज्ड होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। व्हाट कैन क्या है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड। अब ज्यादा पाया गया है कौन सा, दैट इज फ्यूज, तो ये डोमिनेंट होगा, और आप बोल सकते हो कि जो फ्री एयर हो गया वो रिसेसिव हो गया क्योंकि कम पाया जा रहा है, तो फ्यूज्ड एयर लोब्स डोमिनेंट है। हाँ, बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी में देखो क्या है, फ्री एयर लोब्स डोमिनेंट है, नहीं भाई। फ्यूज्ड एयर लोब्स रिसेसिव है, नहीं। बोथ आर डोमिनेंट, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। द वोल्टेज करंट यानी वी आई ग्राफ ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर सोन। ठीक है, देखो क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें वी आई ग्राफ दिया हुआ है। हाँ, वी आई मतलब वोल्टेज करंट ग्राफ सिंपली आपको दिया है। ओम्स लॉ में भी आपने वी आई ग्राफ देखा होगा, स्ट्रेट लाइन बनता था। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रेसिस्टेंस हाइयर, है ना, किस पार्ट पे हमें सिंपली रेसिस्टेंस जो है वो हाई देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे रेसिस्टेंस उतना बढ़ाएगा। तो अगर आप देखो कि T1 और T2 में बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप बोलोगे T2 का वैल्यू बड़ा है, तो T2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, क्योंकि T2 का वैल्यू ज्यादा है। इसी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां पे सिंपली हमें ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। 10th पार्ट में आओ क्या है, व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग रेसिस्टर्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम रेसिस्टेंस निकालना है। तो मिनिमम रेसिस्टेंस किस में होता है, तो सीरीज में तो मैक्सिमम हो जाता है। अगर मिनिमम निकालना है तो वो पैरेलल में ही मिलेगा, और पैरेलल में अगर आप सिंपली फॉर्मूला लगाओगे कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, है ना, उस टाइप से अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सबका एलसीएम निकालोगे तो सिंपली कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ये तो माइंड कैलकुलेशन भी है भाई, है ना, ये तो सिंपली आप मन में भी करके कर सकते हो कि अगर 4 ओम 4 ओम 4 ओम है और चारों पैरेलल है ना हमारे पास, तो 1/, के फॉर्म में सब ऐड हो जाएंगे, और 1/, के फॉर्म में सब ऐड होंगे ना, तो लास्ट में रेसिप्रोकल होकर और कितना आ जाएगा, 1 ओम हमें देखने को मिलेगा। सिंपल सा है भाई, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगा था कि बोर्ड पे जाना पड़ेगा, बट आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, बट अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा। 11th में देखो क्या है, मनीष मदर वॉज बेकिंग केक इन द किचन, है ना, मनीष की जो मम्मी होती है वो सिंपली क्या होती है, केक को बेक कर रही होती है किचन में। वेन मनीष कम बैक, जब मनीष जो है वापस आता है फ्रॉम द स्कूल, अपने स्कूल से, ही डिटेक्टेड स्मॉल ऑफ हॉट केक फ्रॉम द ड्राइंग रूम, है ना, जब वो ड्राइंग रूम में होता है तभी उसको स्मेल आ जाता है, अरे गजब केक बना है हमारे घर में, वाई, तो इसका रीजन बताना है सिंपली। तो ऑप्शन नंबर ए में है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इन फोर ब्रेन्स। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास ऑल फैक्टर रिसेप्टर होता है हमारे ब्रेन में, मेनली 4 ब्रेन्स में, ताकि कोई भी स्मेल को वो दूर से सिंपली क्या कर सकता है कि वो मतलब सिंपली उसके बारे में समझ सकता है कि किसका स्मेल है। जैसे चिकन बनता होगा, है ना, कोई वेजिटेरियन लोग होंगे तो बोले क्या सर मूड खराब कर दिया पूरा, पनीर बन रहा होगा, ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन बनता होगा, तो आपको बाहर से ही पता चल जाता होगा कि घर में क्या बन रहा है। तो रीज़न क्या है, वही 4 ब्रेन है कि ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो है 4 ब्रेन में प्रेजेंट, वही सारे के सारे को कैच कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो गया। बी में देख लो क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स कुछ भी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इन मिड ब्रेन, नहीं 4 ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर इन द हिंड ब्रेन, नहीं 4 ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नीचे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है द ग्राफ बिलो शो द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर विथ करंट, है ना, सिंपली हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है और ये वी आई ग्राफ ही होता है। ठीक है, द ग्राफ ऑन द वेरिएशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विथ करंट। अच्छा, करंट के बढ़ने के साथ साथ फोर्स भी जो है वो बढ़ रहा है ना, ये वी आई ग्राफ नहीं है, ये है फोर्स वर्सेस करंट का ग्राफ। ठीक है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा फोर्स भी जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, after analyzing the graph, the student noted the force acting in the conductor increases exponentially with increase in, ठीक है, एक्सपोनेंटली विथ इंक्रीज इन करंट, है ना, एक्सपोनेंटली का मतलब होता है कभी बढ़ रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, तो एक्सपोनेंटली का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो टिल्टेड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक तरीके से झुका हुआ है और फिर अचानक से बढ़ गया,
तो ऐसा तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी में देखो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर डिक्रीजेज, डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं है। सी पार्ट में देखो क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विथ इंक्रीज इन करंट। हाँ, लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में सिंपली हमें देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल सी को कंसीडर कर सकते हैं। डी पार्ट में है द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर डिक्रीजेज, डिक्रीज का सवाल ही नहीं भाई है भाई, यहाँ पे तो हमें दोनों इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस बेसिस पे जो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है हमें वो है ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 13th में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, है ना, इसमें से कौन सा रोल नहीं है किसका, डिकम्पोजर का हमारे इकोसिस्टम में। चलो नहीं है इसके बारे में बताना है। दे क्लीन द एनवायरमेंट, नहीं ये तो है, ठीक है। बी पार्ट में देखो द डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दे डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नहीं भाई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का हिम्मत का है उसके पास, अगर कर देता तो फिर पॉल्यूशन कैसे फैलता। तो बी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, यानी कि इसके बेसिस पे ये करेक्ट हो गया। सी में देखो क्या है, दे पार्टिसिपेट इन फूड चेन, ये पार्टिसिपेट करता है फूड चेन में, हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है। दे रिप्लेनिश द न्यूट्रिशन इन द सॉइल, है ना, ये सिंपली न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, तो अच्छी बात है। तो यानी कि बी जो होगा इसका सिंपली राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। 14th में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, जिंक का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट यानी Zn का AgNO3 के साथ, ठीक है, Zn का रिएक्शन AgNO3 के साथ, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में हमें दिख रहा है, ठीक है। सिल्वर, फिर उसके बाद जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, तो अगेन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में दिखने को मिल रहा है। फिर सिल्वर का फॉर्मेशन होता है Ag, तीनों ही केस में दिख रहा है, यानी बी सी डी में से कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो लेफ्ट साइड में 2 जिंक है जबकि राइट साइड में 1 जिंक है, तो ये तो खत्म हो गया, यानी सी और डी में से कुछ आंसर होने वाला है। सी में देखो लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट में 1 जिंक है, प्रोडक्ट में भी 1 जिंक है। अगर आप लेफ्ट साइड सिल्वर को देखो तो 2 है, राइट साइड भी 2 है। लेफ्ट साइड NO3 जो है वो आगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 2 NO3 आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है, राइट साइड में 2 NO3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हम लोग डी में देखें तो क्या खराबी है, Zn दोनों साइड 1 है, ठीक है, Ag दोनों साइड 1 है, ठीक है, NO3 एक साइड लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 है, तो यही खराबी हो गया, यानी डी गलत, बी गलत, ए गलत, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ए क्यों गलत हो गया, क्योंकि AgNO3 होता है, AgNO3 का होल ट्वाइस तो होता ही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। आ जाओ 15th में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न फिनोफ्थलीन पिंक, इनमें से कौन सा जो है फिनोफ्थलीन को पिंक में कन्वर्ट कर देगा। तो फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है किसमें, दैट इज एसिड में, और पिंक में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेस में। तो ढूंढो बेस कौन सा है, तो बेस आपका NaOH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये किस चैप्टर का है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 से सिंपली ये बिलोंग करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर है ना, क्वेश्चन में नहीं प्रॉब्लम होगा भाई। देखो 15 तक क्वेश्चन हमने बना लिया, कहीं प्रॉब्लम आपको लगा कि यहाँ पर मेरे को ये डाउट्स है, मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया, एकदम सिंपल है। अगर आप बनाओगे, एकदम बैठ कर बनाओगे ना, तो एकदम बनेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ एकदम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज सोन इन फिगर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड आपको राइट साइड देखने को मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, है ना, तो सिंपली आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा चलना पड़ेगा बोर्ड्स की तरफ, और वहां पर मैं आपको हैंड मूवमेंट के थ्रू अच्छे तरीके से क्लियरली आपको समझा सकूंगा। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, हाँ ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। तो हमसे पूछा क्या हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन सिंपली बताना है। किसके बेसिस पे बता सकते हैं,
लेफ्ट हैंड रूल, है ना, लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे बता सकता है। तो सिंपली देखो ये होता है, ये सिंपली किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ये जो है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को शो करेगा, और ये करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। बट हमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया, हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट किसका होता है डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखो इस टाइप से रख लो, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आपके करंट को डायरेक्शन को शो करेगा। करंट किधर है, ऊपर की तरफ है ना। करंट किधर चला गया, ऊपर की तरफ सिंपली चला गया, ठीक है, ऐसे समझो, करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। ये किधर है, उधर की तरफ है। तो करंट किधर शो कर रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि किधर, इनटू द पेज, है ना, इनटू द पेज, अंदर की तरफ हमें सिंपली शो कर रहा है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में आंसर देना था, बट वही मैं वहां पे ओरली आपको नहीं समझा सकता था। इसके बाद आपके पास क्या है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो वहीं पे चलते हैं और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक के आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये भी नया नया होगा आपके लिए, तो एकदम अच्छे तरीके से इसको सिंपली आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे। 4 ऑप्शन आपके पास वही है जो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। असर्शन में दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंस इन नेचर। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है कि इनको सिंपलेस्ट या सिंपलर हार्मफुल सब्सटेंस के फॉर्म में ब्रोक नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है, नहीं किया जाता है, ठीक है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही हो गया। रीजन में देखो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन कॉज एयर पॉल्यूशन एंड मेक द एयर पॉइजनस विथ वेन बॉन्ड, है ना। और क्या करता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो पॉल्यूशन फैलाता है और सिंपली ये एयर को पॉइजनस बनाता है जब उसको बर्न किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट कहीं से रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, किसका, असर्शन का। तो इस बेसिस पे आप ऑप्शन नंबर बी को बोल सकते हो कि वो हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो आप फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, है ना, कि ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा। यहाँ पर हमें पता है क्योंकि असर्शन अलग बात कर रहा है, रीजन अलग बात कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, 18th में देखो क्या है। असर्शन में दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपोर्टेंट ड्यूरिंग डे टाइम। The effect of root pressure in transport of water is more important during day time। नहीं भाई, डे टाइम में ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि नाइट टाइम में हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि नाइट के टाइम में अगर सिंपली वो क्या कर रहा है कि सपोज उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि उस टाइम रूट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, डे के टाइम में हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन में देखो क्या है, रीजन में दिया है ट्रांसपिरेशन पुल इन द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे, है ना। ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स। हाँ बिल्कुल, जैसे ही क्या होता है खाना तैयार हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट करने का काम है, तो उस केस में हमें ज़्यादा पुल देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे बोल सकते हो कि असर्शन गलत हो गया और रीजन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर हम लोग पहले भी बता सकते हैं, जैसे ही असर्शन गलत हुआ हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें असर्शन भी गलत हो जाए, रीजन भी गलत हो जाए, ठीक है। 19th में आओ, 19th में क्या दिया हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। हाँ बिल्कुल, गार्ड सेल का ही होता है, स्टोमेटा का सिंपली ये बात कर रहा है, तो गार्ड सेल ही करता है ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, है ना। ओपन कब कर देता है, जब उसको वाटर का रिक्वायरमेंट होता है तो अपने आप को ओपन कर लेता है, और जब फुलफिल हो जाता है क्लोज कर लेता है, ठीक है। डी दिया, रीजन में दिया हुआ है कि स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। हाँ बिल्कुल, वहां पर क्या होता है, गैसेस का भी हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट दोनों जो है वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी कि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि असर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन कहीं से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का। तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 20 में आओ, 20 में दिया हुआ है असर्शन में दिया है इन अ सीरीज सर्किट। अच्छा, सीरीज में जिसमें रेसिस्टेंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है,
द करंट इज कांस्टेंट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ बिल्कुल है, इसको हमने पिछले वाले जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था 6th सैंपल पेपर में उसको समझा भी था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में वोल्टेज जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां पे बोल रहा है कि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। बिल्कुल सही बात है। फिर रीजन में दिया है और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड्स टू इक्वल करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस नीड इक्वल करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि उनको प्रॉपर करंट चाहिए तभी वो सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे क्योंकि वहीं पे आपके सारे के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको एडू कार्ड के साथ साथ ओसवाल और अरिहंत के सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बस वेट करियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।